तो 10th क्लास देखो बेटा, हमने कल आपका पाठ पढ़ लिया था। ठीक है, 11वां पाठ आपका गद्य खंड का चल रहा था, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बेटा, तो पहला देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म स्थान कौन सा है। ठीक है, कौन सी उनकी जन्मस्थली बताई गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काशी में हुए थे। ठीक है बेटा, कौन सी उनकी जन्मस्थली है, काशी में हुए थे। और कब हुए थे, सन 1850 में। ठीक है बेटा, कब उनका माना गया है जन्म, सन 1850 में। और कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। ठीक है, तो जन्म स्थान इनका कौन सा आ जाएगा, काशी आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा है पर्यंक का शब्दार्थ क्या है, यानी पर्यंक का क्या अर्थ है। पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। ठीक है बेटा, पर्यंक का क्या अर्थ होता है, पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा प्रश्न है कि लेखक के मन में प्रथम विचार। देखिए बेटा, कितने विचार आए थे, 3 विचार उनके मन में आया था। पहला विचार आया था मंदिर यानी देवालय बनवाने का। ठीक है, और दूसरा विचार क्या आया था, पुस्तक लेखन का आया था। और तीसरा विचार क्या आया था, कौन सा आया था तीसरा विचार, अपूर्व पाठशाला बनवाने का। ठीक है बेटा, तो पहला विचार तो उनके मन में क्या आया था, पहला विचार आया था देवालय बनवाने का आया था। ठीक है, और दूसरा विचार क्या आया था, पुस्तक लेखन का आया था। ठीक है बेटा, दूसरा विचार क्या आया था, पुस्तक लेखन का आया था। और तीसरा विचार क्या आया था, पाठशाला का आया था। ठीक है बेटा, तीसरा क्या आया था, पाठशाला का आया था। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि लेखक के मन में प्रथम क्या विचार आया था। ठीक है, तो क्या विचार आया था, प्रथम देवालय बनवाने का। ठीक है, यानी देवालय या मंदिर बनवाने का उनके मन में प्रथम विचार आया था। ठीक है बेटा, और आगे देखिए, उद्दंड पंडित कहाँ से बुलवाए गए, यानी जो ज्ञानी पंडित थे। ठीक है बेटा, जो ज्ञानी पंडित थे वो कहाँ कहाँ से बुलवाए गए थे, यानी जो हिमालय की कंदराओं में से, यानी हिमालय की गुफाओं में से खोज खोज करके बुलवाए गए थे। ठीक है बेटा, कहाँ से बुलवाए गए थे, हिमालय की कंदराओं में से। ठीक है, कहाँ से बुलवाए गए थे, हिमालय की कंदराओं में से उद्दंड यानी महान पंडितों को बुलवाया गया था। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा प्रश्न, पांचवा प्रश्न है कि ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का नाम क्या था। ठीक है, ज्योतिष विद्या में जो कुशल पंडित थे उनका क्या नाम था, लुप्त लोचन क्या था, ज्योतिषाभरण था। ठीक है बेटा, क्या नाम था, लुप्त लोचन। ठीक है, क्या नाम था बेटा, लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण। ठीक है, क्या नाम था, लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण उनका नाम था। ठीक है, ये क्या थे, ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित थे। ठीक है, तो किस तरीके से आप करोगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान तो कहाँ है, काशी में है। ठीक है, पर्यंक का शब्दार्थ पलंग होता है। लेखक के मन में प्रथम विचार देवालय अर्थात मंदिर बनवाने का आया था। और उद्दंड पंडित कहाँ से बुलवाए गए थे, हिमालय की कंदराओं में से खोज खोज कर बुलवाए गए थे। और ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का नाम क्या है, लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण है। ठीक है बेटा, अब देखिए छठा प्रश्न क्या है कि लेखक ने देवालय बनाने का विचार क्यों त्याग दिया था। ठीक है बेटा, लेखक ने देवालय बनाने का जो उनके मन में प्रथम विचार आया था। ठीक है, देवालय बनाने का कौन सा विचार था, प्रथम विचार था। तो उन्होंने देवालय बनवाने की विचार को क्यों त्याग दिया था, यानी उन्होंने क्या सोचा था, लेखक ने क्या सोचा था कि उस समय क्या हो रहा था, तत्कालीन समाज में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा था। ठीक है बेटा, तो क्या सोचा था लेखक ने कि इस समय क्या हो रहा है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है। ठीक है, और यही स्थिति यदि आगे तक रही तो कोई भी यहाँ पर यानी मंदिर में कोई भी दर्शनों के लिए नहीं आएगा। ठीक है, और इसी सभ्यता के प्रचार प्रसार से जो मंदिर है, जो देवालय हैं, ठीक है, उनका घोर अपमान होगा, उनकी उपेक्षा होगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया था, देवालय यानी मंदिर बनाने के विचार को त्याग दिया था। ठीक है बेटा, क्यों मंदिर बनाने के विचार को क्यों त्याग कर दिया था कि उस समय कौन सी शिक्षा का प्रचार प्रसार था, अंग्रेजी शिक्षा का उस समय प्रचार प्रसार था। तो लेखक ने क्या सोचा था कि इस समय अंग्रेजी शिक्षा का ज़्यादा प्रचार प्रसार है, और यही स्थिति यदि आगे तक बनी रही तो कोई भी देवालयों की तरफ नहीं देखेगा, अर्थात मंदिरों में दर्शन के लिए नहीं जाएगा।
और इसे जो धार्मिक स्थान है, जो देवालय, उनका क्या होगा, उनकी घोर अपेक्षा अर्थात उनका घोर अपमान होगा। इसलिए लेखक ने देवालय बनाने के विचार को त्याग दिया था। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए दूसरा विचार क्या था। ये तो क्या था, प्रथम विचार था। ठीक है बेटा, ये तो क्या था, प्रथम विचार था। ठीक है, अब दूसरा विचार क्या था, पुस्तक लेखन का था। ठीक है, तो जो पुस्तक लेखन का दूसरा विचार था उससे भी वो सहम गए थे। ठीक है, क्यों वो सहम गए थे पुस्तक लेखन के विचार पर लेखक, उन्होंने क्या सोचा था कि उनके मन में क्या विचार आया था कि जो पुस्तक जब प्रकाशित होगी, ठीक है, तो जो समालोचक रूपी जो कीड़े हैं, ठीक है, वो उसे क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। यानी उसमें समालोचक रूपी कीड़े से मतलब है कि जो आलोचना करने वाले जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो उनकी पुस्तक में क्या निकालेंगे, कमियां निकालेंगे। ठीक है, तो कमियां निकालेंगे तो उनकी पुस्तक रचने का जो श्रम है वो क्या हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने पुस्तक लेखन का विचार त्याग दिया था। पुस्तक लेखन के विचार से वो सहम गए थे। ठीक है बेटा, तो पुस्तक लेखन के विचार पर लेखक क्यों सहम गया था, क्यों सहम गया था, क्योंकि लेखक के मन में जब ये विचार आया पुस्तक लिखने का, ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या सोचा था, ये विचार आते ही कि जब जो पुस्तक है वो प्रकाशित होगी, तो पुस्तक के प्रकाशित होते ही जो समालोचक रूपी जो कीड़े हैं वो उसे क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ठीक है, और जो आलोचना करने वाले हैं, व्यक्ति हैं, वो पुस्तक में क्या निकालेंगे, कमियां निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो पुस्तक रचने का जो मेरा श्रम है वो क्या चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। यानी मेरी मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। ठीक है, इसलिए पुस्तक लिखने के विचार से वो सहम गए थे। फिर इस विचार को भी उन्होंने त्याग दिया था। ठीक है, अब देखिए जो पंडित प्राणांतक प्रसाद है उनकी क्या विशेषता बताई, यानी उनकी गुणों की विपरीत विशेषता बताई गई है। ठीक है बेटा, व्यंग रूप में उनकी विशेषता बताई गई है। किस तरीके से पंडित प्राणांतक प्रसाद की विशेषता बताई गई है कि वो चिकित्सा में क्या थे, कुशल वैद्य माने गए थे। और उनकी दवा का मतलब क्या था कि उनकी दवा का सेवन करने से व्यक्ति तुरंत चिता पर चढ़ जाता है। कोई रोगी कितना ही दुखी क्यों ना हो, वह क्षण भर में किसको प्राप्त हो जाता है, सुख को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उनके द्वारा दी गई औषधि को खाते ही क्या होता है, इस जीवन से क्या मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से उनके गुणों के यानी नाम के विपरीत इसमें बताया गया है। ठीक है, अपने नाम के अनुरूप, यानी प्राणांतक प्रसाद को किसके अनुरूप बताया गया है, अपने नाम के अनुरूप बताया गया है। ठीक है, यानी इसमें व्यंग रूप में बताया गया है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो पंडित प्राणांतक प्रसाद थे, ठीक है, वो वैद्य में क्या थे, चिकित्सा में क्या थे, इतनी कुशल थे कि कोई भी व्यक्ति यदि उनके द्वारा बनाई गई औषधि लेता था, दवा लेता था, तो वो क्या हो जाता था, तुरंत सुखी हो जाता था, रोग मुक्त हो जाता था। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर इसकी विशेषता बताई गई है ये इनके नाम के अनुरूप बताई गई है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, प्रमाण यानी प्रमाण सहित सिद्ध कीजिए कि भारतेंदु जी ने इस निबंध में तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग के माध्यम से उपस्थित किया है। ठीक है, किस प्रकार से व्यंग के माध्यम से इन्होंने तत्कालीन समाज की स्थिति के बारे में इन्होंने किस प्रकार से बताया है कि उस समय समाज की स्थिति क्या थी। ठीक है बेटा, तो क्या इसमें भारतेंदु जी ने किस प्रकार से समाज की उस समय स्थिति पर व्यंग किया है, यानी समाज की उस समय स्थिति जो थी उस पर भारतेंदु जी ने किस प्रकार से व्यंग किया है। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा कि जो भारत में शिक्षा का स्तर था, उस समय भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा था। तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार होने के कारण क्या हो गया था, जो भारत में शिक्षा का स्तर था वो गिर गया था। ठीक है, और अंग्रेजी जो शिक्षा नीति थी वो क्या कर रही थी, नए नए प्रयोग करने में क्या थी, वो अपूर्ण थी। ठीक है, और इसमें जो हिंदू धर्म के जो लोग थे उसमें क्या हो रहा था, हिंदू धर्म के लोगों में क्या हो रहा था कि जैसे जैसे अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा था वैसे वैसे हिंदू धर्म के लोगों में हिंदू धर्म के प्रति आस्था घट रही थी। ठीक है बेटा, और इसमें क्या हो रहा था कि लोग क्या करने लग गए थे, मंदिरों की उपेक्षा करने लग गए थे, लोग मंदिरों का अपमान करने लग गए थे। ठीक है, और इस तरीके से लोग क्या कर रहे थे कि यश प्राप्त करने की इच्छा कर रहे थे और अपना यश यानी संसार में अपना नाम कराने के लिए वो अनेक प्रकार की युक्तियां
अपना रहे थे। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि दिखावे की प्रवृत्ति को उस समय बढ़ावा मिल रहा था। ठीक है। और भारतेंदु जी ने इसमें जो शिक्षकों के नाम बताए हैं पाठशाला के, ठीक है, तो उन पर भी व्यंग किया गया है। ठीक है। तो उनमें से भी उस समय समाज में जो प्रचलित पाखंड थे उनके माध्यम से इसमें व्यंग किया गया है कि उस समय सब लोग जो कैसे थे, स्वार्थ से क्या थे, ग्रस्त थे। ठीक है। पंडितों में भी ज्ञान की कमी थी। ठीक है। स्वयं को ये क्या करते थे, ज्ञानी दिखाने की कोशिश करते थे। ठीक है। आम जनता भी, जो भोले भाले लोग थे, वो भी क्या करते थे, बहकावे में आ जाते थे। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने निबंध में क्या किया है, व्यंग किया है कि किस प्रकार से जो अंग्रेजी शिक्षा है उसके प्रभाव के कारण जो भारतीय जनता है वो अपने संस्कारों से गिर रही थी। ठीक है बेटा। किस तरीके से आ जाएगा कि सप्रमाण यानी प्रमाण सहित सिद्ध कीजिए कि तत्कालीन यानी उस समय, कौन से समय, जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार भारत में हो रहा था। ठीक है। तो उस समय भारत में क्या हो गया था, शिक्षा का स्तर गिर चुका था। ठीक है। और जो भारतीय युवा थे वो पाश्चात्य रंग में रंग गए थे। पाश्चात्य रंग में रंगे होने से वो जो मंदिर हैं उनकी क्या करने लग गए थे, अपमान करने लग गए थे, उपेक्षा करने लग गए थे। ठीक है। तो इस तरह से हिंदू धर्म के प्रति उनकी आस्था क्या हो रही थी, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार होने से हिंदू धर्म के प्रति उनकी आस्था घट रही थी। ठीक है बेटा। और लोग क्या कर रहे थे, यानी अपना नाम का नाम कमाने के लिए अलग अलग युक्तियां अपना रहे थे। तो इससे दिखावे की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा था। ठीक है। और सब लोग क्या थे, जो स्वार्थ की प्रवृत्ति है उससे ग्रस्त थे। ठीक है। और पंडितों में भी ज्ञान की कमी थी, लेकिन वो स्वयं को महाज्ञानी दिखाने की क्या करते थे, कोशिश करते थे। ठीक है। और जो आम जनता है वो भी उनके बहकावे में आ जाती थी। ठीक है। तो इस तरह से जो भारतीय संस्कृति है, ठीक है, यानी जो भारतीय जनता है वो और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार होने से अपने संस्कारों से वो गिर रही थी। ठीक है बेटा। तो इस तरह से उन्होंने अनेक स्तर पर भारतेंदु जी ने क्या किया, इस निबंध में व्यंग किया है। ठीक है। अब आगे देखिए जो भारतेंदु जी की जो शैली है, ठीक है, भारतेंदु जी की शैली पर प्रकाश डालिए। ठीक है। 10वां प्रश्न देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि किसका इन्होंने, कौन सी भाषा शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है। और कौन सी मुहावरों का, लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग किया है या नहीं किया है। ठीक है। तो देखिए इन्होंने जो गद्य रचना है, दो प्रधान शैलियाँ इसमें प्रचलित बतलाई गई हैं। एक तो तत्सम प्रधान विशुद्ध हिंदी की शैली है और दूसरी जो उर्दू के तत्सम शब्द हैं, ठीक है, उनके अपनाया गया है। तो किस तरह से अपनाया गया है, देखिए जो प्रथम है, ठीक है, तत्सम प्रधान विशुद्ध शैली है, हिंदी की शैली है। ठीक है। और दूसरी जो है उर्दू के तत्सम शब्दों से भरी उर्दू वाक्य रचना शैली है। तो इन दोनों ही शैलियों के कौन से रूप को उन्होंने, यानी हिंदी और उर्दू दोनों के मध्यम रूप को भारतेंदु जी ने अपनाया है। ठीक है बेटा। हिंदी और उर्दू दोनों के जो तत्सम शब्द हैं उनके मध्यम रूप को अपनाया है। ठीक है। कौन से रूप को अपनाया है, हिंदी और उर्दू के मध्यम रूप को। ठीक है बेटा। हिंदी और उर्दू के मध्यम रूप को इन्होंने अपनाया है। किसने, भारतेंदु जी ने। ठीक है। तो हिंदू और उर्दू दोनों की जो तत्सम शब्द है उनके मध्यम रूप को इन्होंने अपनाया है। ठीक है। और जो इनकी गद्य रचनाएं हैं, ठीक है बेटा, उसमें खड़ी बोली के प्रयोग के साथ साथ तत्सम और तद्भव शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है, अरबी फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। ठीक है। इन्होंने अपनी जो शैली है, यानी आपको बताना है कि कौन सी भाषा शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। पहला तो इसमें क्या आ जाएगा कि हिंदी जो उर्दू है, हिंदी और उर्दू दोनों के जो तत्सम शब्द है, ठीक है, उसके मध्यम रूप को इन्होंने अपनाया है। ठीक है बेटा। और उसमें क्या आ जाएगा, दूसरा पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा कि जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली के शब्दों के साथ इन्होंने तत्सम और तद्भव शब्दों को भी अपनाया है, अरबी फारसी के प्रचलित शब्दों को भी अपनाया है। ठीक है। तो इन्होंने कौन से शब्दों को और अपनाया है, तत्सम और तद्भव शब्दों को। ठीक है बेटा। तत्सम और तद्भव शब्दों को भी इन्होंने अपनाया है। ठीक है। तत्सम तद्भव शब्दों को इन्होंने अपनाया है, अरबी फारसी शब्दों को भी इनमें इन्होंने अपनाया है। ठीक है। अरबी फारसी शब्दों को भी इन्होंने अपनाया है, तत्सम तद्भव शब्दों को भी अपनाया है, खड़ी बोली के शब्दों को भी इन्होंने अपनाया है।
ठीक है बेटा, खड़ी बोली के शब्दों को भी इन्होंने अपनाया है। ठीक है, तो और लोकोक्ति मुहावरों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, अपनी गद्य जो हिंदी की गद्य शैली है, ठीक है, उसके विकास के लिए इन्होंने किसका प्रयोग किया है, मुहावरों और लोकोक्ति का भी इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, और इसमें ब्रज भाषा के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। मिश्रित भाषा का प्रयोग करके इन्होंने क्या है, हिंदी से गद्य शैली का इन्होंने विकास किया है। ठीक है बेटा, तो किस तरीके से इन्होंने किया है कि जब किस तरीके से इन्होंने हिंदी और उर्दू के जो तत्सम शब्द है उनके मध्यम रूप को इन्होंने अपनाया है। ठीक है, और किस तरीके से इन्होंने तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है, किस तरीके से अरबी फारसी के प्रचलित शब्दों के साथ ही इन्होंने ब्रज भाषा के शब्दों को भी ग्रहण किया है। तो इस तरीके से उन्होंने मिश्रित भाषा का प्रयोग करके हिंदी गद्य शैली का इन्होंने विकास किया है। ठीक है बेटा, और भाषा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, ठीक है, भारतेंदु जी ने क्या किया है कि भाषा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इन्होंने लोकोक्ति और मुहावरों का भी प्रयोग किया है। ठीक है, तो हिंदी भाषा के भावी स्वरूप के विकास की इस प्रकार से इनको आधारशिला प्राप्त हुई है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या किया है, गद्य शैली की दृष्टि से विचारात्मक, भावात्मक, ठीक है, व्यंग्यात्मक, ठीक है, इनको इन्होंने अपनाया है। इन शैलियों को भी, विचारात्मक शैली को भी इन्होंने अपनाया है, भावात्मक को भी अपनाया है। और जो निबंध में कौन सी शैली का इन्होंने प्रयोग किया है, व्यंग्यात्मक। ठीक है, तो व्यंग्यात्मक शैली को भी इन्होंने अपनाया है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया है, हिंदी जो गद्य शैली है उसका विकास किया है। ठीक है, और हिंदी भाषा का जो भावी स्वरूप है उसकी आधारशिला इनको प्राप्त हुई है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरे प्रश्न करने हैं और जो इसकी व्याख्या है वो उसी तरीके से करनी है। पहले क्या लिखना है आपको इसमें, पहले आपको इसमें क्या लिखना है, कठिन शब्दार्थ लिखने हैं 3-4। ठीक है, फिर इसको क्या लिखना है, आपको प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या करनी है और फिर आपको विशेष करना है। ठीक है बेटा, जो अगला पाठ है उसको हम कल पढ़ेंगे।